हे गाइस, वेलकम बैक टू लॉन्च ट्यूशन सेंटर। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने इस लेसन में बात की मैटर के बारे में और लॉज ऑफ केमिकल कंबशन के बारे में, ऐसा हो ना। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे दैट इज एक नए टॉपिक की जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किसका क्या नाम है बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो गाइस बात ऐसी कि डाल्टन ने जो थ्योरी दिया था, ये थ्योरी दिया था हमें 1808 में। कब दिया था? 1808 में। ये जो डाल्टन ने थ्योरी दिया था ना गाइस, ये एक्चुअली ना मतलब मान सकते हो कि आप छपाऊ कामगार वाली थ्योरी है। छपाऊ कामगार मतलब क्या है सर? छपाऊ वो बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग ट्यूशन में या स्कूल में अगर पेपर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे भी पढ़ते नहीं। आपका तो पता नहीं, लेकिन गाइस मैं तो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था मेरे टाइम में। मैं तो मेरे क्लास में किसी होशियार बच्चे को या लड़की को देख लेता था और उसका छाप लेना चालू कर लेता था। बराबर है ना? सेम यार यहाँ पे भी डाल्टन का हमें कुछ तो भी ऐसा दिखेगा गाइस कि इन्होंने भी हमें जो पॉस्टुलेट जो थ्योरी बताया ना, वहां पे कहीं तो भी हमें ऐसा लगेगा कि इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि मतलब कहीं से छपाओ कामगार वाले मतलब कहीं की चीजें चुरा के लाई करके देखते हैं। तो डाल्टन ने क्या किया बेटा? डाल्टन ने हमें एटम के बारे में थ्योरी बताया था कि एटम क्या चीज होती है, कैसे आया, एटम का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ। तो यहाँ पे हमें एटम के बारे में कुछ तो भी डाल्टन ने बताया था। लेकिन क्या बात बेटा ऐसी है कि मतलब सबसे पहले हमें डाल्टन ने ही बताया था एटम के बारे में? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, हमारे देश में सबसे पहले अभी जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट को कोई तो भी चीज इन्वेंट करते हैं, वैसे ही पहले के जमाने में हमारे यहाँ पे कोई साइंटिस्ट नहीं होता था बेटा। उस समय हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज व्हाट कनाद। ओके, तो और एक स्टेटमेंट भी सुना होगा, दैट इज व्हाट कन कन में है भगवान। सुने होंगे ना? तो बेटा ये जो कन नाम है ना, ये कन कहां से है बेटा? कनाद नाम की जो हमारी जो ऋषि मुनि थे ना, उन्हीं के नाम से बनाया गया था कन। कन का मतलब होता है बेटा एक सबसे छोटी चीज। कन का मतलब क्या होता है बेटा? छोटी चीज, बहुत ही छोटी चीज। दैट इज व्हाट जो फिर से डिवाइड नहीं हो सकती, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिविजिबल पार्ट। क्या बोल सकते हैं बेटा? उसको हम लोग अनडिविजिबल पार्ट बोल सकते हैं। तो कनाद नाम के ऋषि मुनि ने हमें क्या बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को अगर मैं कंटिन्यूअसली अगर ब्रेक करते जाता हूं, ब्रेक करते जाता हूं, ब्रेक करते जाता हूं, तो टिल द एंड हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको हम लोग फिर से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और पैरेलली गाइस उसी समय की बात है कि जब एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि कहा करते थे हम लोग, तो उस समय ग्रीक में उनको फिलोसोफर कहते थे। दैट इज व्हाट उनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था बेटा? डेमोक्रिटस। ये जो डेमोक्रिटस नाम के जो फिलोसोफर थे ना बेटा, इन्होंने भी वही बताया हमें, दैट इज इफ वी कीप ब्रेकिंग अ सब्सटेंस देन वी गेट अ सब्सटेंस which cannot be which cannot be which can not be further divided, जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब हमें ये जो हमारे थे डेमोक्रेट्स, उन्होंने हमें क्या बताया था कि अगर मैं किसी सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली ब्रेक करते रहता हूं तो हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको हम लोग फिर से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और उसी को उन्होंने नाम दिया था बेटा, दैट इज व्हाट उसी को उन्होंने हमें नाम दिया था, दैट इज अटोमियो। क्या नाम दिया था बेटा? अटोमियो। तो बेटा ये अ जो है ना, इस अ का मतलब होता है अन, और ये टोमियो का मतलब होता है दैट इज व्हाट कटेबल। क्या नाम मीनिंग होता है बेटा? अ का मतलब होता है अन, और टोमियो का मतलब क्या होता है बेटा? कटेबल। ये टोमियो आपको बायोलॉजी में वर्ड यूज होते हुए दिखेगा। ओके, तो अ का मतलब होता है अन और टोमियो का मतलब क्या होता है? अन सॉरी टोमियो का मतलब क्या होता है? कटेबल। दैट इज व्हाट अनकटेबल। मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी चीज हमें मिलेगी अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को अगर कंटिन्यूअसली कट करता हूं तो टिल देन हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसके बाद उसको मैं उसको कट नहीं कर पाऊंगा। और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था बेटा? अटोमियो। और बेटा इस अटोमियो से फिर हमारा इन्वेंशन हुआ जिसका बेटा एटम नाम का। किसका इन्वेंशन हुआ? एटम नाम का। बट ऐसी बात है कि डेमोक्रिटस रहे या फिर कनाद रहे, इनको हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, बिकॉज उस समय की बात है बेटा। ये एक्चुअली बहुत पुराने जमाने की बात है, जो 392 बीसी की वगैरह हम लोग बोल सकते हैं। बहुत पुरानी जमाने की बात है बेटा। और उस समय कैसे लिखने की और कोई पद्धत नहीं थी, इसी वजह से रिटर्न कोई फॉर्मेट हमें मिला नहीं, इसी वजह से इनका नाम कहीं पे भी लिया नहीं जाता। और सबसे पहले फिर हमें डाल्टन ने क्या किया बेटा? सबसे पहले डाल्टन ने 1808 में फिर ये थ्योरी हमें बताया था। किसके बारे में बेटा? एटम के बारे में। तो फिर डाल्टन क्या कहता है, चलो देखते हैं डाल्टन क्या कहता है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, तो गाइस डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन ने भी यही किया। डाल्टन ने क्या किया बेटा? जो हमें डेमोक्रिटस थे ना, उन्हीं के स्टेटमेंट को इन्होंने फॉलो किया और इन्होंने हमें बताया दैट इज
कि जो हमारा मैटर होता है, एवरी सब्सटेंस और मैटर, every substance or matter contain undivisible part called atom। क्या बोला बेटा हमें डॉल्टन ने हमें ये किया, डॉल्टन ने भी वही किया। देखो डेमोक्रिटस ने क्या बताया था कि अगर मैं सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता हूं तो हमें एक आखिरी में ऐसी चीज मिलेगी जिसको मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, और इन्होंने भी वही कहा, डॉल्टन ने यही किया कि हर एक जो सब्सटेंस, अब ऑब्वियस सी थिंग है मैटर से हमारा, उन्होंने क्या बताया, मैटर जो हमारा सब्सटेंस था, सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली ब्रेक करेंगे तो एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होना। और इन्होंने भी वही स्टेटमेंट को यूज किया, बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा कि एवरी सब्सटेंस और मैटर कंटेन अनडिविजिबल पार्ट, हर एक सब्सटेंस या मैटर एक अनडिविजिबल पार्ट कंटेन करता है जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, एटम नाम दिया था। मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि डॉल्टन ने क्या किया बेटा, डेमोक्रिटस को ही फॉलो किया, उन्हीं के स्टेटमेंट को फॉलो किया। बस ऐसी बात है कि हमें डेमोक्रिटस ने कोई रिटन फॉर्मेट में कोई चीज दी नहीं थी और इन्होंने उसको रिटन फॉर्मेट में लाया है, इसी वजह से डॉल्टन का नाम लिया जाता है। और डॉल्टन ने ये थ्योरी 1808 में दी थी बेटा, कब दी थी, 1808 में ये थ्योरी दी थी। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या बताया बेटा, दैट इज डॉल्टन ने इसके बाद क्या किया, दैट इज उन्होंने बताया the mass of atom neither be created nor be destroyed। ऐसा नहीं रहेगा गाइस, ये स्टेटमेंट कहीं तो भी सुना हुआ है, हाँ या ना। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो बेटा हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी तो हमें एंटोनी लवाइजर यही कहते हैं कि हमारा जो मैटर होता है, मैटर का मास ना तो कभी डिस्ट्रॉय होता है ना तो कभी क्रिएट किया जाता है। अब मैटर से क्या बनता है बेटा, हमारा एटम बनता है। इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, मैटर जो होता है बेटा, मैटर एटम से ही बनता है ना, हाँ ना। तो मैटर का ही मास अगर ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, इट मींस दैट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एटम का भी मास ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो किया। तो देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे डॉल्टन क्या कर रहा है, डॉल्टन किसी ना किसी की चीजें चुरा के ला रहा है और उसको अपनी थ्योरी में बता रहा है। जैसे ये पहला वाला भी डेमोक्रिटस के जो हमारे फिलोसोफर थे बेटा, ग्रीक के फिलोसोफर थे, उनका मतलब बताया गया स्टेटमेंट था। उसके बाद ये जो हमारे बेटा एंटोनी लवाइजर ने जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का जो स्टेटमेंट दिया था उसी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट लग रहा है, ऐसा नो, दैट इज द मास ऑफ एटम neither be created nor be destroyed। इवन तो इन्होंने हमें क्या बताया था बेटा, दैट इज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। क्या बताया बेटा इन्होंने कि किसी भी सेम एलिमेंट के जितने भी हमारे एटम रहेंगे उनके प्रॉपर्टी क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगी। इट मीन मान के चलिए कि अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम होंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम होंगे। तो ये जितने भी एटम रहेंगे, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। तो ऑब्वियस थिंग है ना बेटा, सेम एलिमेंट की एटम है तो उनकी प्रॉपर्टी बदलने वाले है क्या, नहीं बदलने वाले। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज उन्होंने बताया नहीं जो हम लोग को पता नहीं है या फिर हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन ये यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बताया, क्या बताया बेटा, कि सेम एलिमेंट की जितने भी एटम रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। और यहाँ तक कि डॉल्टन रुके नहीं गए, सच में बता रहा हूं, यहाँ तक कि डॉल्टन ने रुके नहीं। डॉल्टन ने इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते। इन्होंने जैसे बताया कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो इन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया बेटा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या बताया, देखो ध्यान दीजिए, इन्होंने हमें बताया द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बताया बेटा इन्होंने हमें कि जो हमारे डिफरेंट एटम रहेंगे उनके जो एटम्स रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। अरे बाप रे भयानक, मतलब इतना बड़ा आदमी था ये, इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि इन्होंने हमें ये बताया कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे बेटा, ऑब्वियसली थिंग है ना गाइस, अब ये बताने वाली कोई चीज या सोचने वाली चीज है कि हमें समझ नहीं आ जाता ना कि अगर सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे तो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ऑब्वियस थिंग है बेटा कि अगर एलिमेंट ही बदल जाएगा तो उसके एटम क्या सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं ना। मतलब अगर एक साइड में हाइड्रोजन है एक साइड में ऑक्सीजन है तो एलिमेंट बदल जाएंगे तो उनके एटम भी बदल जाएंगे। एटम बदलेंगे तो 100% उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी गाइस, बदल जाएंगी। यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन भाई हमारे डॉल्टन बहुत ही बड़े आदमी थे, इन्होंने हमें थ्योरी बताया था, सबसे पहली थ्योरी बताया था, इसी को पढ़ते बेटा डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। इवन तो डॉल्टन यहाँ पे रुके नहीं, डॉल्टन ने इसके बाद हमें एक बताया, दैट इज व्हाट द व्हेन
atoms of when atoms of different element combine, when atoms of different element combine, they do so in fixed proportion. इन्होंने हमें क्या बताया कि जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे साथ कंबाइन होते हैं बेटा, तो उनके बीच में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, फिक्स रेशियो होता है। अगर आपको याद होगा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन भी इस तरह से कुछ तो भी था। और ऑब्वियसली थिंग है ना बेटा, डिफरेंट एलिमेंट के अगर डिफरेंट एटम अगर एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो उनका जो रेशियो होगा 100% फिक्स होगा। जैसे कि मान के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ऐसा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का, तो इनका रेशियो फिक्स रहेगा ना, 2:1 ऐसा होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगा तो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, इसका मतलब इसका भी रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दैट इज 1:2। इसका मतलब यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है बेटा। लेकिन ये हमें किसने बताया था बेटा, डॉल्टन ने बताया था। क्या बताया था बेटा, डॉल्टन ने हमें 5 चीजें बताया था। जैसे कि हर एक सब्सटेंस का कंटेन करेगा, एक अनडिविजिबल पार्ट कंटेन करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है, एटम का मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तीसरी चीज बताया उन्होंने कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। चौथी चीज उन्होंने हमें बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। और पांचवी चीज की डिफरेंट एलिमेंट के अगर एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में फिक्स प्रोपोर्शन होगा। और ये किसने बताया था बेटा, डॉल्टन ने। ओके, अब डॉल्टन ने जब ये बताया, देखिए डॉल्टन ने उस समय 1808 में डॉल्टन ने फर्स्ट टाइम, जिसको हम 19th सेंचुरी बोलेंगे, फर्स्ट टाइम डॉल्टन ने क्या किया बेटा, फर्स्ट टाइम एटम के बारे में बताया। अब ऑब्वियसली देखिए, पहली बार अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसके बारे में सब लोग पागल हो जाते हैं। जैसे कि आज के डेट में कोविड-19 आया, हाँ है ना, तो कोविड-19 के बारे में लोग इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि हर कोई कोविड-19 के बारे में जानना चाहता है। क्या है कोविड-19, उसका वायरस क्या है, उसके बारे में एंटीडोट हमें बनाना है, वैक्सीन हमें बनाना है। सब लोग पागल के समान उसके पीछे भिड़ गए, हाँ है ना। तो सेम ईयर बेटा उस समय की बात है कि जब एटम के बारे में इन्वेंशन होता है, एटम के बारे में पता चला था कि एटम हमारे सब्सटेंस में से वो सबसे होता है, कोई भी मैटर होता है वो एटम से बनता है। तो सबके सब लोग पागल हो गए एटम के बारे में जानने के लिए, मतलब उत्सुक हो गए कि क्या होता है एटम, कैसा होता है एटम, फिर एटम अगर ये है, एटम अगर वो है, एटम अगर ये ऐसा है, एटम अगर वैसा है, तो फिर एटम है। तो भाई अगर एटम है तो ऑब्वियसली मैटर है तो मैटर का मास रहता है, तो मैटर अगर है तो मैटर का मास रहता है, तो फिर एटम है तो एटम का भी मास होगा, ऑब्वियसली ऐसा हो। तो फिर सबके सब एटम के बीच लग गए कि एटम क्या है, एटम का मास अगर हम लोग कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो गाइस यही सब लोग अभी यहाँ पे एटम के मास के पीछे भागना चलोगे। अब यहाँ पे बात चलेगी बेटा कि अगर कोई एटम है तो उसका अगर मास डिसाइड होगा तो फिर वो मास कैसे डिसाइड होगा, किस तरह से होगा, और गाइस ये एटम का मास कैसे निकाला जाता है उस समय, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।